लागे ना छूटे। ये गाना जो आपने सुना है, इसके बारे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये गाना दिलीप कुमार और लता जी ने गाया था। मगर इस गाने के बाद दिलीप कुमार ने लता जी से बोलचाल बंद कर दी थी और 13 साल तक दोनों ने बातचीत नहीं की थी। आज की इनकलाबी वीडियो में आपको बताएंगे कि इस एक गाने के पीछे दो अजीम फनकारों की लड़ाई की वजह क्या थी। लता जी तो 92 साल की उम्र में अपने यादगार गीत इस दुनिया में छोड़कर रुखसत हो गई है। दुनिया उनके गीत अब गाती रहेगी और उनकी बातें याद करती रहेगी। वो इंतहाई मिलनसार और पुरअमन मिजाज रखने वाली गुलकारा थी। मगर लोग अब ये भूल चुके हैं कि एक दौर में लता जी के अंदर क्रोध भी पाया जाता था। उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ भी एक बार ऐसी बदसलूकी की कि फिर वो 3 साल तक एक दूसरे के साथ बातचीत न कर सके थे और मोहम्मद रफी पर इंडिया की जमीन तंग हो गई थी। मगर इससे भी बड़ी हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने दिलीप कुमार को अपना बड़ा भाई बनाकर रखा था। मगर अपनी जद्दोजहद के सालों में लता जी और दिलीप कुमार में बड़ी धुआंधार जंग हुई थी जो 13 साल तक जारी रही थी। दिलीप कुमार ने अपनी जिंदगी में किसी के साथ इतना अरसा बोलचाल बंद नहीं की थी, बल्कि उन्होंने तो मुगले आजम फिल्म के डायरेक्टर के आसफ जैसे अपने अजीज तरीन दोस्त के साथ भी अपनी दोस्ती का हक निभाया था। जबकि के आसफ ने उन्हें धोखा देकर उनकी बहन अख्तर से चुपके से शादी कर ली थी। दिलीप कुमार को इस पर बहुत गुस्सा आया था, मगर दिलीप कुमार ने फिर भी खामोशी से के आसफ के साथ अपना ताल्लुक निभाया। दिलीप कुमार और लता जी की इस लड़ाई का आगाज 1947 से हुआ था। उस जमाने में लता जी और दिलीप दोनों बॉलीवुड की इंडस्ट्री में अपना मुकाम पैदा करने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। एक दिन दिलीप की लता से मुलाकात हुई तो दिलीप ने लता का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे इन महाराष्ट्रियों के साथ एक प्रॉब्लम होता है, इनके गाने से दाल भात की बू आती है। दाल भात आमतौर पर एक दस्तयाब होने वाली चीज को कहा जाता है, यानी कि उनका कहना था कि लता तुम तो एक आम सी गाने वाली हो, तुम्हें क्या खास बात है। दिलीप कुमार ने बात तो मजाक में की थी, मगर लता जी को ये बात इतनी बुरी लगी कि इस पर बहुत ज्यादा रोई। लेकिन फिर उन्होंने अपने लहजे को बेहतर बनाने पर काम शुरू कर दिया और एक मौलवी से बाकायदा उर्दू रस्मुल खत भी सीखा और अरबी फारसी को भी पढ़ा ताकि उनके लहजे में शीन काफ की कोई गलती न रह जाए और वो दिलीप कुमार को गलत साबित कर सकें। यही वजह है कि लता के उर्दू तलफ्फुज पर आज तक कोई भी उंगली नहीं रख सका था, उनको अहले जुबान समझा जाने लगा था। देखा जाए तो दिलीप कुमार के मजाक ने तो लता जी के अंदर सीखने का जज्बा पैदा कर दिया था। अगरचे ये जज्बा गुस्से और नफरत की वजह से बेदार हुआ था, मगर इस जज्बा ने उन्हें सुरों की देवी बना दिया था। वो दाल भात की बजाय खासे की चीज बन गई और फिर उनका कोई मुकाबला न कर सका। इसके बावजूद लता जी अपने दिल में लगी इस फांस को नीचे न उतार सकी और फिर 10 साल बाद उन्हें दिलीप कुमार को नीचे दिखाने का मौका मिल गया। इंडिया के मशहूर फिल्मी सहाफी राजू भारतन ने एक मजमून में लता जी के इस क्रोध का बदला लेने का वाकया बयान किया था और फिर जब लता जी ने अपना इंतकाम ले लिया तो दिलीप कुमार ने उनके साथ 13 साल तक अपनी बोलचाल बंद कर दी। ये 1956 की बात है। उन दिनों फिल्म मुसाफिर की तैयारियां हो रही थी। उस फिल्म के मौसीका सिलल चौधरी थे। ये बंगाली थे। मुसाफिर में दिलीप कुमार के साथ उनकी ये पहली फिल्म थी जिसकी वो मौसीकी दे रहे थे और कुछ नया तजुर्बा करने का सोच रहे थे। शूटिंग के दौरान कुछ वक्फा मिला तो दिलीप कुमार आराम करने के लिए बैठे और आंखें बंद करके कुछ गुनगुनाने लगे। सिलल चौधरी भी आंखें मूंदे उन्हें पास ही थे, मगर वो ध्यान से दिलीप कुमार को पक्के राग में गाते सुन रहे थे। दिलीप कुमार की आवाज और इन हमाक को देखकर उनको अपना ख्वाब पूरा होता नजर आया और उन्होंने ठान लिया कि वो मुसाफिर का ये गाना अब दिलीप कुमार और लता की आवाज में रिकॉर्ड करेंगे। सिलल चौधरी के जहन में मुसाफिर का ये गाना बार बार गूंज रहा था और वो सोच रहे थे कि दिलीप कुमार से बेहतर कोई इसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार और तलत महमूद की हुक्मरानी थी। हर फिल्म में उनके गाने होते तो फिल्म की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती। ऐसे में दिलीप कुमार से गाना गवाना कोई आसान काम न था। सिलल चौधरी ने जब अपना मंसूबा दिलीप कुमार से शेयर किया तो उन्होंने हंस कर टाल दिया और कहा, मैं तो बस ऐसे ही गुनगुना लेता हूँ, गाना मेरा काम नहीं, अदाकारी ही मेरे लिए काफी है। लेकिन सिलल चौधरी ने इरादा पक्का कर दिया और बाकायदा ऐलान कर दिया कि दिलीप कुमार लता जी के साथ जोड़ी बनाकर फिल्म का गीत गाएंगे। दिलीप कुमार नाना ही करते रह गए, मगर सिलल चौधरी के सामने उनकी एक न चली। सिलल पहली बार दिलीप कुमार की किसी फिल्म के लिए मौसीकी तरतीब दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद दिलीप कुमार उनकी बहुत इज्जत और एहतराम करते थे और उनके फन को कदर की निगाह से देखते और वो इससे बखूबी वाकिफ थे कि सिलल चौधरी अगर इरादा कर लें तो पीछे नहीं हटते। दिलीप कुमार चाहते थे कि जिस तरह वो फने अदाकारी में अपनी मिसाल आप हैं, इसी तरह नगमा सराई करें तो इसमें कोई खामी न रह जाए। इसी बना पर उन्होंने सिलल चौधरी से मजीद रियाज करने और गुलकारी के बुनियादी रमूज पर माहिर होने की दरखास्त की थी और सिलल चौधरी ने उन्हें दिन रात रिहर्सल करानी शुरू कर दी। उधर जब लता जी को इल्म हुआ कि ये गाना उन्हें दिलीप कुमार के साथ गाना है तो पहले वो हैरान हुई, फिर गुस्सा किया और कहा, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, ये गाना को पेशा वर्ग ही गाए तो अच्छा है, किसी अनाड़ी का ये काम नहीं। लता के दिल में खौफ था कि
कि कहीं ये गीत उनकी शोहरत को नुकसान न पहुंचा दे। उन्होंने अपने खदशात का जिक्र सलल चौधरी के सामने किया तो उन्होंने लता जी को मुतमिन कर दिया कि उन्होंने दिलीप कुमार को काफी रियाजत कराई है, इसलिए कोई इशू नहीं होगा। मुसाफिर फिल्म का ये गाना खालिस्तान पक्के रागों वाला था, कोई पक्का गवैया ही ये गा सकता था। इसमें गले की मुशक्कत भी थी और फनकारी भी चाहिए थी, इसलिए पक्के राग वाले गीत की रिहर्सल कई दिनों तक जारी रही। दिलीप कुमार ने बड़ी मेहनत के साथ गाने की धुन सीखी। उधर लता के दिल में क्रोध भी जाग उठा। उन्होंने दिल में ठान ली कि अब वो दिलीप कुमार को बताएंगी कि दाल भात की कदर कीमत क्या है और महाराष्ट्रिया वालियां कैसा गाना गाती हैं। ये खालिस मौसीकी का मैदान था, अदाकारी का नहीं। लता जी ने दिल में ठान लिया कि वो अपना हिसाब चुका कर रहेंगी। गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो जिसको खबर मिली कि आज दिलीप कुमार गाना गा रहे हैं तो वो भी आ पहुंचा। उधर लता जी ने अपनी क्लासिकी मौसीकी तरबियत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए गाने के दौरान कई सुर मिलाकर एक ही मात्रे में गाना गा दिया। जाहिर है कि दिलीप कितनी ही मुशक्कत कर लेते, इस मैदान में लता के मुकाबले में तिफले मकतब थे, इसलिए वो लता जी का साथ नहीं दे सके और बार बार रुक जाते और माथे से पसीना साफ करते। इस बारे में राजू भारतन ने लिखा था कि रिकॉर्डिंग के दौरान दिलीप को महसूस हुआ जैसे लता जानबूझकर मुश्किल अंदाज में गा रही हैं ताकि उनके सामने दिलीप अनाड़ी लगे और अदाकार को दाल भात का भाव मालूम हो सके। लता ने लागी ना ही छूटे रामा की रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज और फन के जौहर पूरी तरह से दिखाए। ये बात दिलीप को इतनी चुभी कि वो गाने की रिकॉर्डिंग के बाद किसी से मिले बगैर स्टूडियो से निकल गए और फिर इन दो अजीम फनकारों में इसके बाद बोलचाल बंद हो गई। दोनों ने 13 बरस तक आपस में बात नहीं की। फिर कहीं जाकर 1970 में दोनों की सुलह हुई। ताहम इस वाकया के बाद दिलीप साहब ने कभी गुलूकारी की कोशिश नहीं की और यही गाना उनकी जिंदगी का आखिरी गाना साबित हुआ। आखिर में आपको ये बता दें कि 1970 में जब इन दो अजीम फनकारों में सुलह हुई तो लता जी ने दिलीप कुमार को अपना बड़ा भाई मान लिया और फिर उनकी कलाई पर राखी बांधी। बरसों तक वो हर साल दिलीप कुमार को राखी बांधती रही। बाद में उन्होंने दिलीप कुमार से टूटकर प्यार किया। दिलीप कुमार जब बीमार होते थे तो उनके घर जाती और अस्पताल में भी अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती और गाने भी सुनाकर उनका दिल बहलाया करती थी।